बायोटिक रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो देखिए इस नेचर में, एनवायरनमेंट में दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एक होती हैं ए बायोटिक और एक होती हैं बायोटिक। ए बायोटिक जिनमें जान नहीं है ऐसा कहा जाता है, जैसे रिवर हैं, लेक्स हैं, सॉइल है, माउंटेन है, ये सारी ए बायोटिक हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक में दो चीज़ें आती हैं, एक प्लांट किंगडम होती है और एक एनिमल किंगडम होती है। प्लांट किंगडम में हर तरह की वेजिटेशन, प्लांट लाइफ आ जाएगी, जिनमें फॉरेस्ट आ जाएंगे, श्रब्स आ जाएंगे, झाड़ियाँ आ जाएंगी, ग्रासेस आ जाएंगी, ट्रीज, ये सब कुछ। और एक होती है प्लांट किंगडम जिसमें मैमल आ जाएंगे, बड़े मैमल्स, बड़े बर्ड, बड़े एनिमल्स। जो मैमल जिसमें मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, मैमल वो होते हैं करण भी जो अपने जैसा ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे जो हैन है मुर्गी, वो एग प्रोड्यूस करती है तो वो मैमल नहीं है। लेकिन जो हाथी है वो हाथी के बच्चे को जन्म देता है, अपने बच्चे को पैदा करता है, एग्जैक्ट वैसा ही हाथी, तो वो मैमल है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जिसको जन्म दे रहा है उसे वो दूध पिला सकता है, क्योंकि उसको गॉड ने वो ग्लैंड दी हैं जिसे हम मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं उन्हीं को हम ममा कहते हैं, है ना, हमारी मम्मी, हमारी मम्मी। क्यों? क्योंकि उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं। तो द थिंग इज कि जिनके पास ये दो तरह की डिविजन्स होती हैं, तो ये मैमल्स हैं। तो एनिमल में मैमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स, चिड़ियाँ आ जाती हैं। और भी बड़ी सारी डिविजन्स होती हैं, जैसे लिजर्ड्स, रेंगने वाले, जिनमें छिपकलियाँ, ये वो सारे रेप्टाइल्स जिन्हें हम कहते हैं, सांप आ जाता है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। इसमें फिर आगे आप देखोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कई सारी चीज़ें, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, वायरस आ जाएंगे, फंगी आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, ये सारे डिविजन्स आ जाएंगी। एम्फीबियंस होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, इस तरह से बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। ठीक है, कुछ वो जो रीढ़ की हड्डी के सहारे चलते हैं, रीढ़ की हड्डी है, कुछ वो जिनमें नहीं है, जो रेंगते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन। तो ये एनिमल किंगडम, ये दोनों जो हैं, चाहे प्लांट किंगडम है चाहे एनिमल किंगडम है, ये दोनों में लाइफ है, इसलिए इसे बायोटा कहा जाता है और इसी को कहा जाता है बायोटिक रिसोर्सेज। ये बायोटिक रिसोर्सेज ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के ज़िंदा रहने के लिए और आप लोगों के सर्वाइव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो बायोटिक नहीं है। बताइए, आप जो खाना खा रहे हो सारी बायोटिक है, चाहे आप वेजिटेरियन हैं चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हैं, बट है तो सारा बायोटिक। दूसरा, आप जितने भी कपड़े पहन रहे हो वो भी बायोटिक मटेरियल से ही मिल रहा है। आप जहाँ पर भी बैठे हो, चल फिर रहे हो, ये जो बेंच है जिस पर हाथ रखा हुआ है, सब लकड़ियाँ हैं, सब बायोटिक मटेरियल से मिल रहा है। तो द थिंग इज, मेडिसिन से लेकर के फूड रिसोर्सेज तक हर चीज़ हमें बायोटिक रिसोर्सेज से मिलती है। तो बायोटिक रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बायोटिक रिसोर्सेज की बात करें तो 3 लेवल पे बात होती है। 3 लेवल पे, 3 लेवल पे क्या करें कि सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें बायोडाइवर्सिटी का। बायोटिक रिसोर्सेज अब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, पता है आपको? आपने देखे होंगे पहले हरे रंग के गिरगिट दिखा करते थे पेड़ों पे। मुझे बताओ आखिरी बार वो हरे रंग का गिरगिट कब देखा? नहीं देखा होगा, एक्सटिंक्ट हो गया। हरे रंग का गिरगिट किसने देखा बताओ? अरे अब लास्ट टाइम थोड़े से बचे हैं, कहीं बहुत रेयर है, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। अक्सर जो हम कहते थे ना रंग बदलता है गिरगिट, गिरगिट दिखेगा, रंग तो नहीं बदलता था वो उसी रंग का ही होता था बेसिकली। सो द थिंग इज कि इस तरह से कितने ही तरह के गिरगिट हैं। एक तो गिरगिट है और फिर कितने ही तरह के गिरगिट हैं। फिर गिरगिट है, गिरगिट से अलग हो गई छिपकलियाँ, है ना। और इसी छोटे से गिरगिट को बड़ा गिरगिट कर देंगे तो डायनासोर, डायनासोर आ गए। तो देखो साइज में कितनी वेरिएशन है, बड़ा से छोटा। फिर गिरगिट, गिरगिट में कितनी वेरिएशंस हैं। और फिर रेंगने वाले कीट जीव जंतुओं में कितनी वेरिएशन है, एक छिपकलियाँ हैं, एक गिरगिट है और एक सांप है। तो डाइवर्सिटी आप नोटिस कर लो, एक रेप्टाइल्स में कितना कुछ हो रहा है। सो बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत ज़रूरी है। और ये किस किस लेवल पर है?
जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, और बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी से क्या मतलब है इनका कहने का कि हम सब इंसान हैं, है ना, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक एनिमल किंगडम में एक इंसान ही ऐसा जानवर है जिसकी लोकेशन बदलने से भाषा बदल जाती है। बाकी किसी को भी देखे, कुत्ता इंग्लैंड का भी भौंकता ही और इंडिया वाला भी भौंकता ही, ऊँट वहाँ का भी वहाँ वहाँ करता है और यहाँ वाला भी वही, घोड़ा वहाँ का भी म्याकता है, यहाँ वाला भी म्याकता है। ये एनिमल किंगडम में एक इंसान है जो भाषा बदल जाता है जगह बदलने से, बाकी जानवर नहीं बदलते, उनकी सेम रहती है। अब क्या कंसेप्ट यहाँ से डेवलप होता है? कंसेप्ट ये डेवलप होता है कि हम सब इंसान एक ही जीन से बिलोंग कर रहे हैं। मान लीजिए एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही स्पीस के हैं। स्पीसीज के लेवल पे बात करें तो एक ही स्पीस है, दैट इज मैन, ह्यूमन रेस, लेकिन वी आर जेनेटिकली डिफरेंट। वी आर सिंगल स्पीस बट वी आर जेनेटिकली डिफरेंट। इसी क्लास में जेनेटिकल डाइवर्सिटी है बहुत हाई लेवल पर, सभी अलग अलग जीन्स रखते हैं, तो इसी को कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक पर्टिकुलर स्पीस से बिलोंग करते हुए भी, स्पीस माने प्रजाति, एक खास प्रजाति से संबंध रखते हुए भी उसी प्रजाति में जेनेटिकल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आ जा रहे हैं। जैसे आप में से कुछ मौसम बदलने पे बहुत जल्दी बीमार होते हैं, कुछ नहीं होते। आप में से कुछ को गर्मी बहुत लगती है, सर्दी बहुत लगती है, कुछ को नहीं फर्क पड़ता। आप में से कुछ भर गर्मी में भर सर्दी में बाहर निकल जाते हैं, कुछ नहीं ले कर पाते हैं। किसी को खाने से एलर्जी, किसी को नहाने से, किसी को ठंडी हवा से, हर किसी को अलग अलग प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंड करेंगे आपके जीन्स के ऊपर, और जीन्स में कितनी का ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है इस पे डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर सकते हैं बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ। इसी तरह जो स्पीसीज एवोल्यूशन हुआ ना, डार्विन की एक थ्योरी हुआ करती थी, एवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज। उसमें क्या हुआ? देखो रिसोर्सेज तो बाहर इतने ही हैं, लिमिटेड, और स्पीसीज हुआ करती थी बेअंत। आज जो स्पीसीज हमें दिख रही है ये कौन सी स्पीसीज है? द लकी वन, जो बच पाई फाइट करने के बाद। अब उन्हीं रिसोर्सेज के लिए सारी स्पीसीज में फाइट चल रही है, जिसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। डार्विन ये कहता था कि कुछ स्पीसीज इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आई थी बड़े अच्छे, पहले से आप रूपी, उनकी वजह से वो दूसरी स्पीसीज के साथ कंपटीशन में जीत गई। इसे कहते हैं जंगल का कानून, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन इसी कानून को मानता है। तो आज की डेट में भी तो आप देखिए, अब आप आगे जाके नोटिस करते जाइए, जंगल का कानून सिर्फ एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज पे डिपेंड नहीं करता, स्पीसीज तो अभी भी एवोल्यूशन हो रहा है, चल रहा है। आप सब एवोल्यूशन फेज से गुजर रहे हैं, पता है आपको? जैसे आगे आगे रिसोर्सेज और लिमिटेड हो रहे हैं और हम सब उन्हीं रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे हैं। आप लोग क्या बन जाना चाहते हो? IAS। उसके लिए आप अपने अंदर छुपी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि आपकी कंसंट्रेशन, डेडिकेशन और स्ट्रेंथ का यूज़ करके तैयारी कर पा रहे हैं। हर किसी में ये कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, स्ट्रेंथ नहीं होती, वो नहीं कर पाएगा तैयारी, नहीं कर पाएगा तो नहीं बन पाएगा। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर कंपटीशन करते हुए वो फेल हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक जनरेशन या 2 जनरेशन के बाद उसके नामो निशान खत्म हुए होंगे, पीढ़ियाँ खत्म हो चुकी होंगी, ज़मीनें जमीनें बढ़ के 4 भाइयों से 2, 4, 8 किले बढ़ करके 2 हो चुके होंगे, 2 आगे बढ़ करके पौना 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 सवा आधा खत्म, परिवार उनका खत्म। कहते ना पीढ़ियाँ मुक गई हैं, तो क्यों खत्म कर गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन कुछ जो जीन्स हैं आपको आगे तक ले जाएंगे। तो एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज का कंसेप्ट है ये। तो जेनेटिकल लेवल पर डाइवर्सिटी होती है कि जीन वेरी करते हैं, आप एक ही नस्ल से बिलोंग करते हैं लेकिन आपके जीन वेरी करते हैं। अगली है स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब आती है बात प्रजातियों की। तो प्रजातियों में बहुत वेरिएशन होती है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं बर्ड्स की, एक तरफ बात कर रहे हैं मैमल्स की, एक तरफ बात कर रहे हैं इंसेक्ट्स की, एक तरफ एम्फीबियंस की, इनवर्टेब्रेट्स की, रेप्टाइल्स, so many species in so many variety species।
तो स्पीसीज में बहुत हाई लेवल पर डाइवर्सिटी है, प्रजातियां बदल जाती हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाते ही, ठीक है। तो द थिंग इज कि इसको कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। सबसे ज़्यादा जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में से, वो है स्पीसीज डाइवर्सिटी। हमें उस पर फोकस करना है आगे आने वाले समय में। अगला है इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बात करते हैं, पहले जीन लेवल पे डाइवर्सिटी पढ़ी, फिर स्पीस लेवल पर, अब इकोसिस्टम लेवल पे पढ़े। तो इकोसिस्टम लेवल पर बहुत डाइवर्सिटी है बेअंत। जैसे एक इकोसिस्टम है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक है डेजर्ट इकोसिस्टम, एक है ग्रीनलैंड इकोसिस्टम, एक है लेक इकोसिस्टम, एक है मरीन इकोसिस्टम और एक है लैंड इकोसिस्टम। एक समुद्र वाला, एक लैंड वाला, और लैंड के ऊपर भी अलग अलग, एक लेक वाला, एक रिवर इकोसिस्टम, एक लेक इकोसिस्टम, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी अलग अलग, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेसिडियस इकोसिस्टम, बहुत वैरायटी इकोसिस्टम है। अभी तक हम कई सारे इकोसिस्टम का पता नहीं लगा पा रहे। अभी अभी एक नया इकोसिस्टम मिल गया समुद्री पानी में गहराइयों पे, जो समुद्र का बॉटम होता है, वहाँ पर क्या होता है, नीचे से कई तरह की गैसेस ऊपर निकल के आती हैं, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वेंट बनते हैं। वेंट क्या होता है, मुंह, किसी भी चीज़ का मुंह। और इन वेंट में से क्योंकि हीट बाहर आ रही है, कई चीज़ें आ रही हैं, कई तरह की गैसेस आ रही हैं, तो उन वेंट में खास तरह के जीव जंतु जी रहे हैं और रह रहे हैं। तो ये एक नया ही इकोसिस्टम है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो देयर आर सो मेनी इकोसिस्टम्स, बहुत डाइवर्सिटी है। पेड़ पे जीव जंतु रह रहे हैं, पशु पक्षियों के अंदर जीव जंतु रह रहे हैं। जैसे कुत्ते को पिस्सू पड़ जाते हैं, तो पिस्सू का इकोसिस्टम कुत्ता है। कई जानवरों के अंदर दूसरे जानवर रह रहे होते हैं, वो उसका इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में बहुत डाइवर्सिटी है, हाई लेवल डाइवर्सिटी। तो यही था पहला पेज, इकोसिस्टम और ये सारी डाइवर्सिटी। तो हम बात करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को काउंट कैसे किया जाए। अब मैं इस चैप्टर के अंदर दी हुई हिडन एस्पेक्ट्स आपको समझाता हूँ, ये कहना क्या चाह रहे हैं। एक बहुत कॉमन मेथड और बहुत ही सिंपल मेथड है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को मेजर करने का, कि आप नंबर ऑफ स्पीसीज मेजर कर रहे हैं कि टोटल कितनी स्पीसीज हैं आपके ऊपर। समझ आ रही बात? बर्ड्स की स्पीसीज, रेप्टाइल की स्पीसीज, मैमल की स्पीसीज काउंट कर लो। लेकिन ये सही नहीं है मेथड। नंबर ऑफ स्पीसीज काउंट करना हमारा रूल नहीं है। स्पीसीज की इवननेस को मेजर करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि रिलेटिवली किस जोन में कितनी स्पीसीज हैं। जैसे अगर हम नंबर ऑफ स्पीसीज काउंट कर लेंगे, सपोज करो हमने रेप्टाइल की स्पीसीज काउंट कर ली कि रेप्टाइल की 8 तरह की स्पीसीज हैं, लेकिन और 100 रेप्टाइल हैं, 10 तरह की स्पीसीज है रेप्टाइल की और 100 रेप्टाइल हैं टोटल। तो नंबर ऑफ स्पीसीज 10 हो गई हैं, है ना। लेकिन हो क्या रहा है, इसमें से जो 9 तरह की स्पीसीज हैं उनमें सिर्फ एक एक रेप्टाइल ही है, और बाकी के सारे 91 रेप्टाइल एक ही स्पीस से बिलोंग करते हैं। ये भी गलत। फिर नंबर ऑफ स्पीसीज काउंट करने से तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। तो स्पीसीज की इवननेस देखना जरूरी है कि रिलेटिवली हर स्पीसीज के कितने का एनिमल हैं। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट आता है स्पीसीज डोमिनेशन। अब ये देखना है कि कौन सी स्पीस कितना डोमिनेट कर रही है, तो स्पीसीज की डोमिनेशन देखना भी जरूरी है। तो स्पीसीज काउंट करने के लिए पहले नंबर ऑफ स्पीसीज काउंट कीजिए, डाइवर्सिटी देखना चाहते हैं। फिर हर स्पीस, हर खास तरह की प्रजाति में इवननेस देखिए, इवन है, और जब इवननेस देख लेंगे तो पता कर लगेगा डोमिनेटिंग भी है कोई, तो डोमिनेंस भी देखिए कि किसकी है। सही बात समझ में? इससे एक्चुअल फिगर निकल करके आती है आपके पास। अब ये कहना क्या चाहता है, एक्सटेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, एक्सटेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, तो अब मेन कंसेप्ट यहाँ से क्या निकल करके आता है, बायोडाइवर्सिटी के मामले में वर्ल्ड में फेमस है कौन सा रीजन, इक्वेटोरियल रीजन। यही मेन बात निकल के आती है। इक्वेटोरियल रीजन यानी कि ट्रॉपिकल रीजन, इक्वेटर से ट्रॉपिक्स तक और फिर नीचे इक्वेटर से ट्रॉपिक्स तक। इसमें खास तौर पर इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर और इक्वेटर के 5 डिग्री नीचे का इलाका, जहाँ पर रेन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या जिन्हें हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है।
इतना तो आज दिन तक पता नहीं लग पाया कि एक्चुअली यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा क्यों है, लेकिन अगर हम कुछ दूसरे रीजन को ध्यान से अंडरस्टैंड करें तो पता लग जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी क्यों है इतनी ज़्यादा। उसका खास कारण क्या है, यहाँ पर सारा साल एक जैसा क्लाइमेट रहता है, एक जैसा वेदर रहता है। इसकी वजह से स्पीसीज सर्वाइव ज़्यादा कर पाती है, क्योंकि क्लाइमेट में वेरिएशन उतनी नहीं आ रही है सारा साल। सारे रीजन जो बताऊंगा आप ध्यान से समझना, ये है अंदर की बातें। दूसरी बात, ऐसा कहा जाता है कि अर्थ डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है। इन स्टेजेस को हम ग्लेशिएशन, एक स्टेज ग्लेशिएशन स्टेज भी थी। अभी पीछे की अगर हम बात करें तो एक पीरियड निकल के गया प्लेस्टोसीन पीरियड। प्लेस्टोसीन, तो प्लेस्टोसीन पीरियड में बहुत हाई लेवल पर आइस एजेस थी, ग्लेशिएशन एजेस। लेकिन उन ग्लेशिएशन एजेस के दौरान इक्वेटर का रीजन बचा रहा था एज कम्पेयर टू टेम्परेट और हाई रीजन्स के कंपैरिजन में। उन समूह के दौरान बहुत हाई लेवल पर ग्लेशिएशन पीरियड के दौरान उन रीजन्स की बायोडाइवर्सिटी ऑलमोस्ट सीज हो गई थी, खत्म हो गई थी, लेकिन इक्वेटर की डाइवर्सिटी, इक्वेटर की स्पीसीज बची रह गई। तो एक ये कारण है कि बहुत बड़े लेवल पर क्लाइमेट चेंज का इतना असर इक्वेटर पर प्रॉपरली नहीं होता, और सारे साल में भी क्लाइमेट में इतनी वेरिएशन नहीं आती, और डेली बेसिस पे भी वेरिएशन नहीं आती, क्योंकि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। होल ईयर ऑलमोस्ट 18 से 22 डिग्री टेम्परेचर रहता है। होल ईयर ऑलमोस्ट रेनफॉल का पैटर्न सेम रहता है। इन सारे कारणों से जो 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 बायोटिक है, बायोलाइफ है, वो सर्वाइव कर जाती है। दूसरा, क्योंकि सन की रेज बहुत वर्टिकल फॉल करती है, इसकी वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत फास्ट है। इसकी वजह से यहाँ पर बायोमास बहुत प्रोड्यूस होता है, और बायोमास हाई लेवल पर प्रोड्यूस होने का मतलब, एक तो देखिए सन की रेज वर्टिकल फॉल कर रही है, हाई हीट है, और यहाँ पर इवेपोरेशन मैक्सिमम हो रहा है, तो रेनफॉल भी बहुत हो रही है, तो उसकी वजह से हाई ह्यूमिडिटी भी है। और हाई हीट और ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है ट्रीज़ के लिए। तो यहाँ पर बहुत हाई लेवल पर ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं, और नेचुरली एक पेड़ कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कितने इंसेक्ट्स, कितने बर्ड्स, कितने कह सकते हैं आप इनको रेप्टाइल्स को अपने अंदर हैबिटेट प्रोवाइड करता है। तो जितने डिफरेंट तरह के पेड़ होंगे, उतने डिफरेंट तरह की यही सारी स्पीसीज उसमें रहेंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बायोमास। यहाँ पे बायोमास बहुत रिच है, जिसकी वजह से हैबिटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हैबिटेशंस बहुत अच्छी डेवलप हुई हैं, और जितने ज़्यादा घर अच्छे होंगे उतने जीव जंतु भी अच्छे पलेंगे यहाँ पर। आई बात समझ में? इतनी ज़्यादा रिच वैरायटी होने की वजह से फूड चेन जो है वो सबके लिए फूड अवेलेबल है। जो फूड अवेलेबल होगा वही प्राणी जन्म भी लेगा। तो बहुत हाई लेवल पर बायोडाइवर्सिटी है इस रीजन में एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न रीजन, यही बताया गया है यहाँ पर। अब इसमें कई तरह की फिगर्स बताई जाएंगी। जैसे एक नॉर्मल एस्टिमेट है 4 मिलियन से 80 मिलियन स्पीसीज हैं अर्थ के ऊपर। कोई भी, अब आज दिन तक सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले बता दूं कि स्पीसीज काउंट ही नहीं हुई है प्रॉपर। एक बात मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा सफलता हमें किन्हें काउंट करने में मिली है? बर्ड और अगर मैमल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट काउंट हो चुके हैं। बर्ड और मैमल्स ऑलमोस्ट काउंट हो चुके हैं, और मुश्किल से हर साल सिर्फ 1-2 या 2 से 4 मेंबर ऐड होते हैं और जिनका नया पता चल रहा है। लेकिन अभी तक भी जो दूसरी बायोटिक लाइफ फॉर्म्स हैं उनका एस्टीमेट प्रॉपर नहीं आ पाया है। जो एस्टीमेट हमारे पास हैं, उन एस्टीमेट्स की भी अगर आप बात करें तो एनिमल किंगडम में 70% रोल और 70% प्रोपोर्शन किनका है? ऑर्गेनिजम्स का, इंसेक्ट्स का। तो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पाई जाती है, कौन सी स्पीसीज पाई जाती है? इंसेक्ट्स। 70% तक इंसेक्ट्स हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? इंसेक्ट्स बहुत भारी पैमाने पर पाए जाते हैं, इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 70% ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू इनवर्टेब्रेट विच इंक्लूड इंसेक्ट्स। 50% of all species are insects. ठीक है? ट्रेंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या निकल करके आया? पहला तो निकल करके आया कि बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? इक्वेटोरियल रीजन। फिर रीजन समझ आए उसके, रीजन क्लियर हो गए। दूसरा कंसेप्ट ये निकल करके आता है कि बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो अभी तक सिर्फ मैमल्स और बर्ड्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी की काउंटिंग प्रॉपर नहीं है।
मेथडोलॉजी जो अपनाई गई है कि एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, अगर उसकी भी बात हम कर ली जाएंगे, जो फिगर्स आज हमारे पास हैं उसमें से सबसे ज़्यादा स्पीसीज कौन सी हैं? इंसेक्ट ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि ध्यान से देखा जाए तो हर रोज़ वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, नई नई स्पीसीज आइडेंटिफाई होती चली जा रही हैं और उनको हम एक्सप्लोर करते चले जा रहे हैं और उनके नाम दर्ज करते चले जा रहे हैं। लेकिन स्पीसीज तो बाद में एक्सप्लोर की जाएंगी, आइडेंटिफाई की जाएंगी। बहुत बड़े लेवल पर तो स्पीसीज की एक्सप्लोइटेशन स्टार्ट हो रही है, स्पीसीज बर्बाद हो रही है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? ऐसी बेअंत अनअकाउंटेबल स्पीसीज हैं जिन्हें हमने ढूंढने से पहले बर्बाद कर दिया, हमसे अनजाने में बर्बाद हो गई, उनका पता भी नहीं चला, आई और चली गई, हम उसका बेनिफिट तक नहीं ले पाए, ये नुकसान हुआ। तो यही है बायोटिक रिसोर्सेज के एक्सटेंट के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज, जो बायोडाइवर्सिटी है इसका डायरेक्ट लिंक होता है रेनफॉल पैटर्न के साथ। जहाँ पर जितने ज़्यादा रेनफॉल होगी उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होंगे? ट्रीज। और जहाँ पर जितनी ज़्यादा ट्रीज होंगे वहाँ पर उतने हाई लेवल पर क्या होंगे? बायोटिक रिसोर्सेज। तो अगर हम पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ बढ़े तो नेचुरली इक्वेटेरियन रीजन की तरफ आते आते बायोटिक रिसोर्सेज बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? एक वैसे बात बताता हूँ मैं आपको, नॉर्मली कि जो हाई हीट एंड हाई ह्यूमिड रीजन्स होते हैं ना, हीट ज़्यादा है ना, तो आज एक बात बताता हूँ। हीट का कंसेप्ट होता है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ तो पार्टिकल वो चीज़ें जो कभी भी रेस्ट में नहीं रहते हैं, ऑलवेज मूव करते हैं। और पार्टिकल सबसे फास्टेस्ट मूव कब करेंगे? जब बहुत हाई लेवल पर हीट होगी, एनर्जी। तो द थिंग इज कि जब भी एनर्जी हाई हो तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। एक लॉ होता है, हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी, लो एनर्जी हाई स्टेबिलिटी। आप देखिए जब आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है आप उछलते कूदते हैं, रखते हैं, मम्मा मैंने यही खाना है, मैं नहीं यहाँ आया हूँ। लेकिन जब आपकी एनर्जी लो होती है, आप ऐसे पड़े होते हैं, मम्मा कहती है एनर्जी लो है आज। तो लो एनर्जी हाई स्टेबिलिटी, हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी। तो जितने भी हॉट रीजन्स हैं जैसे इक्वेटोरियल रीजन्स हैं, बेसिकली एनर्जी बहुत हाई रहता है, मूवमेंट बहुत हाई रहता है, इसलिए यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी भी फास्ट होती है। तो रिप्रोडक्शन फास्ट होती है, एनिमल्स जल्दी जल्दी अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू कोल्ड रीजन्स। कोल्ड रीजन्स में ऐसा नहीं होता है, ये बात याद रखना। यही कारण है कि हॉट रीजन्स में एनिमल्स की डेथ भी जल्दी होती है, कोल्ड रीजन्स में लेट होती है। तो यही रीज़न है कि इसलिए रिप्रोडक्शन भी फास्ट होता है। इसलिए कोल्ड रीजन के लोगों की उम्र भी ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि एक्सर्शन नहीं होती है, लॉस नहीं होती है चीज़ें आपकी बॉडी से, एनर्जी लूज नहीं होती उस लेवल पर। ठीक है। अब अगर हम एक्सटेंट ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज की बात करें तो बायोटिक रिसोर्सेज नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ जाइए या साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ जाइए, तो इक्वेटर की तरफ जाते जाते बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रेज हो रही है, क्योंकि रेनफॉल बढ़ रहा है। और जितना ज़्यादा रेनफॉल होता चला जाएगा उतने हाई लेवल पर आपको बायोमास मिलेगा, ट्रीज़ मिलेंगे, श्रब मिलेंगे और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ऑटोमेटिकली उतने हाई लेवल पर आपको एनिमल्स भी मिलेंगे। तो एनिमल्स ज़्यादा मिलना, जैसे शेर है तो शेर ज़्यादा सारे मिलना, और शेर की प्रजातियाँ मिलना, लायन भी मिलना, टाइगर भी मिलना, चीता भी मिलना, लेपर्ड भी मिलना, सब। तो ये स्पीसीज़ की वैरायटी है। तो कैट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं सारे, तो कैट से लेकर के टाइगर तक सब मिल रहे हैं। तो एक ही स्पीस है लेकिन स्पीसीज के अंदर वैरायटी देखिए कितनी है। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीसीज भी बदल रही हैं, एक स्पीस से दूसरी स्पीस भी बदल रही है, और डाइवर्सिटी भी बदल रही है, उसके अंदर की नंबरिंग भी बदल रही है। तो ये इस रीजन में होता है खासकर। एग्जांपल्स आपको दिए गए होंगे, इसमें एग्जांपल्स दिए गए होंगे जैसे इक्वेटर पे आने वाले शहर हैं जैसे ब्राज़ील है, उस रीजन में आने वाले जैसे मैक्सिको है, इंडिया भी आ जाता है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जो सेंट्रल अफ्रीकन रीजन्स हैं, ये सारे रीजन्स हैं, उन्हीं का जिक्र इसमें किया गया। अब इसमें डिफरेंट नंबर्स बहुत हाई लेवल पर यूज़ किए गए हैं, और नंबर जस्ट आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, आपको उनकी गहराइयों में नहीं जाना है, उनसे नहीं समझना। अगर हम बायोटिक रिसोर्सेज की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अभी तक जो मैंने बताया ये लैंड की बात। अगर लैंड के कंपैरिजन में बात करें ओशियंस की,
तो मरीन रिसोर्सेज अपने आप में बहुत हाई लेवल पर डाइवर्सिफाइड है, और मरीन रिसोर्सेज, मरीन मैंने समुद्री, मरीन रिसोर्सेज पूरी तरह से चैलेंज देते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट डाइवर्सिटी को। मरीन रिसोर्सेज की अपने आप में एक खासियत है बहुत हाई लेवल पर। क्या खासियत है? लैंड पे आने वाले जितने भी बायोटिक लाइफ फॉर्म्स हैं, ये स्पीसीज बाय स्पीसीज वेरी कर जाते हैं, एक स्पीसीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी। लेकिन मरीन ऑर्गेनिज्म की एक खासियत बताऊं क्या है? मरीन ऑर्गेनिज्म में एक ही सिंगल स्पीस में जेनेटिक लेवल पर चेंजेस बहुत हाई लेवल पर हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं फाइलम। इसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। देखो, एक टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर होता है। जैसे बात करते हैं हम वुल्फ की, बात करते हैं वुल्फ की, ठीक है? तो एक ऑर्डर होता है कि स्टार्टिंग से नीचे तक आते हैं हम। अगर किंगडम की बात करें तो वुल्फ किस किंगडम से बिलोंग करता है? एनिमल किंगडम, ठीक है? अगर हम बात करें कि वुल्फ कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो दैट इज ऑफ कार्निवोरस, क्लास उसकी कार्निवोरस है। इसी तरह से वुल्फ की जो जीन है, जैसे हम कहते हैं वेल्पस से बिलोंग करता है, वेल्पस जीन है, स्पीस भी है वुल्फ। तो 6-7 लेवल के स्केल होते हैं, इन्हें टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर कहते हैं। अब इस टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर में एक चीज़ देखिए कि पीछे से आ रहे हैं हम, किंगडम एनिमल है वुल्फ ही, लेकिन वुल्फ में आगे आकर के जेनेटिकल चेंजेस हो जाने की वजह से बहुत डिफरेंट वैरायटी इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। तो मरीन ऑर्गेनिजम्स, मरीन रिसोर्सेज की खासियत ये है कि सेम स्पीसीज से होते हुए भी जेनेटिकल डाइवर्सिटी बहुत भयंकर होती है, ठीक है? जैसे फिश में बेअंत वैरायटियाँ मिलेंगी आपको, बेअंत, सोच भी नहीं सकते आप। ये मैं बताना चाहता हूँ। तो इसमें ये लाइन देखिए, कंफ्यूज मत होना कि स्पीसीज लेवल बट एट द लेवल ऑफ द फाइला आल्सो, टैक्सोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है? तो फाइटोप्लैंक्टन से लेकर के वेल्स तक मिलती हैं। साइज की वेरिएशन देखिए, फाइटोप्लैंक्टन से छोटे दिखते भी, नजर भी नहीं आ रहे, और वेल सबसे बड़ा। आप देखें तो मैमल की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेगा डाइवर्सिटी एंड मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स वाले में, उस लेवल पे नहीं मिला क्योंकि वाटर रिसोर्सेज बहुत डेप्थ में पहले इंडियन इकोनॉमी में हो चुका है। फॉरेस्ट वाले से स्टार्ट हो जाएगा, 1-2 वर्ड है उसमें, इसमें आएंगे अब ऐसी 4-5 वर्ड। इसके अब आगे आने वाले हर चैप्टर में 3 से 4 वर्ड मिलेंगे। हो सकता है उन पूरे वर्ड्स पे मैं एक एक्सक्लूसिव लेक्चर दूँ। क्यों? आज की डेट में क्वेश्चंस और आज की डेट में करंट अफेयर सारा उन्हीं वर्ड्स के अराउंड घूम रहा है, ठीक है? समझ रहे हो? जैसे एक वर्ड आएगा इसमें छोटा सा, बायो प्रोस्पेक्ट। बायो प्रोस्पेक्ट एक इतनी इंपॉर्टेंट टर्म है आज की डेट में कि उसी से एक वर्ड निकल के आता है आगे, बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी के ऊपर इस समय पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। आपको नहीं पता इस बात का, मैं जानता हूँ। ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक हैं। बायोपायरेसी क्या है, सुनोगे तो फिर समझ आएगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है। बायोपायरेसी क्या है? लोकली रहने वाले गांव के लोग और लोकली रहने वाले आदिवासियों से, जिनको सदियों से उन पेड़ों से जड़ी बूटियाँ बनाने आती हैं, फॉरेन कंपनियों ने आना बायो प्रोस्पेक्ट का नाम लेकर के कि हम नई नई मेडिसिनल क्वालिटी ढूंढना चाह रहे हैं, उन लोकल लोगों से उनकी सारी नॉलेज लेकर के जड़ी बूटियाँ अपनी कंट्री में ले जा करके उनसे वही दवाई बना के पेटेंट अपना करा लेना और सारा फायदा खुद लेना, उनको उनका कोई शेयर नहीं देना। इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन मेड बाय द डेवलप्ड कंट्री टू द डेवलपिंग कंट्री, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड बायोपायरेसी। आप समझ आए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है? पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है इसको लेकर के कि डेवलपिंग कंट्री ये कह रही है डेवलप कंट्री, और हर कंट्री का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नए नए लॉज पास कर रहा है इनको रोकने के लिए। तुम आओगे नहीं हमारे जंगलों में, और अगर आओगे तो उन आदिवासियों का शेयर तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि वो कंसेप्ट 3000 साल से वो बरत रहे थे। ये नेचुरल ओरिजिनल कैसे हुआ? तुमने पेटेंट कैसे करा दिया? और पेटेंट करा करके हमारे लोगों को वो दवाइयाँ बेच करके तुम पैसा कमा रहे हो 4-4, 5-5 हज़ार रुपया एक गोली दे करके, जबकि वो हमारे देश का ही कल्चर था, हेरिटेज था, क्योंकि अब तुम उस पर पेटेंट करा चुके हो। तो द थिंग इज कि दिस इज रिलेटेड विद द बायोपायरेसी। अब आईएएस की तैयारी कैसी होती है? देखो सुनो, एक बुक में सारा ज्ञान नहीं होगा। हाँ, वो बुक आपको जागरूक करती है कि क्या टॉपिक पढ़ने हैं, और वो आपको अवेयर करती है कि थोड़ा इन पे भी ध्यान दो। तो वो वर्ड्स, बीइंग अ मेंटोर, मैं आपको बताऊंगा कि किन वर्ड्स को एक्सप्लोर करना है। तो उनको एक्सप्लोर करते हुए कई बार हम पूरा लेक्चर भी उनको डिवोट करेंगे। क्यों? क्योंकि यही है करंट अफेयर्स।
इसी को कहते हैं करंट अफेयर्स। अलग से कोई करंट अफेयर नहीं होता। अब जब इसके रिलेटेड आप नेट पे भरोगे, आपको 36 वेब पेज खुल जाएंगे आपके सामने बायोपायरेसी से रिलेटेड, उसके प्रॉस कॉन्स सॉल्यूशंस प्रोटोकॉल्स, सारा टॉपिक तैयार हो गया, खत्म काम। अब आप सिंपली बुक को पढ़ जाओ तो आपको वो वर्ड एक वर्ड लगना है, फिर आपने कहना है पढ़ी भी थी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, लेकिन ये क्या सर आप क्वेश्चन था करंट जो आया, करंट जो कहाँ आया, बुक में तो डिस्कशन थी उसकी, हमने एक्सप्लोर नहीं करा। तो कुछ टॉपिक्स रीड करने के लिए होते हैं, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए होते हैं, ये हमारे ऊपर होता है हमने क्या करना है। ठीक है, जहाँ पर कोई नए नए मॉडर्न टाइम के टर्म्स कंसेप्ट नज़र आ रहे हैं उन्हें 100% एक्सप्लोर करना है। जैसे वर्ल्ड के सारे नेचुरल रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज हर चीज़ अनबैलेंस्ड वे में सेटल्ड हो रखी है ना, ऐसे ही डाइवर्सिटी की भी दिक्कत हो रखी है। पूरे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 70-80% सारी डाइवर्सिटी वर्ल्ड की सिर्फ 16-17 कंट्रियों में ही फॉल कर रही है, और उन कंट्रियों में से कुछ कंट्रियों का साइज़ बहुत छोटा है, कईयों का बहुत हिमंगस है। अगर हम हिमंगस कंट्रियों का साइज़ ले लें तो सिर्फ 5 से 8 कंट्रियों में सारी 60-70% डाइवर्सिटी आ चुकी है। तो ये 7-8 कंट्रियाँ पूरे वर्ल्ड के लिए नज़र में रहेंगी, क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड को बचाना चाहते हैं तो फिर तो नेचुरली हमें बायोडाइवर्सिटी बचानी होगी, और बायोडाइवर्सिटी सारी आ जा रही है उनके पास। तो अब हम दो वर्ड यूज़ करते हैं। एक तो जब हमने कहा कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, तो हमने एक तो वर्ड यूज़ करा जो कह लीजिए कि दिस इज अ काइंड ऑफ टेक्निकल वर्ड, वो है कि इक्वेटर के अराउंड है या ट्रॉपिक्स के अराउंड है या टेम्परेट के अराउंड है। मैं बता रहा था कि दो तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती है इसमें। जैसे सपोजिटली अगर हम क्लाइमेटोलॉजी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो वो रीजन जहाँ पर हाई रेनफॉल है, हाई हीट है, हाई ह्यूमिडिटी है, दैट इज़ ट्रॉपिकल रीजन, फिर टेम्परेट रीजन एंड हाई लैटिट्यूड। अगर हम पॉलिटिकल यूनिट्स की बात करें तो पॉलिटिकल यूनिट माने कंट्री, कंट्री के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 17 या 18 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री सेलेक्ट की गई है, जिसमें से मैक्सिको है, ब्राज़ील है, इंडिया भी आता है, इंडोनेशिया आता है, मलेशिया आता है, आइवरी कोस्ट आता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आता है। तो सारी कंट्री जो इक्वेटर बेल्ट पे लाई है, फिर नेचुरली इंडिया भी उनमें से एक कंट्री है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, में एक खास कंसेप्ट होता है कि कुछ खास तरह की स्पीसीज होती हैं एनिमल्स की जो यहीं पे पाई जाती हैं, उन्हें एंडेमिक कहा जाता है। एंडेमिक स्पीसीज जो कहीं और से रिपोर्ट नहीं होती है, और इसीलिए यूनेस्को के द्वारा इन्हें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी बहुत तेज़ी से लॉस होती चली जा रही है, उसके कई सारे रीजंस हैं, कुछ बता दिए तो कुछ को फिर से बता दूँ। ऐसा पहली बार नहीं है कि अभी आने वाले समय में बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। ऐसे लगभग पहले 5 इवेंट हो चुके हैं, 5 टाइम्स एक्सटिंक्शन हो चुका है पूरा, एकदम सफाया हो चुका है। उन एक्सटिंक्शंस के कोई ना एक्सटिंक्ट मैंने ख़त्म होना, उन एक्सटिंक्शंस के डिफरेंट रीजंस रहे हैं अगर देखा जाए तो। जैसे अभी रिसेंट जो 5th एक्सटिंक्शन हुआ था लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले, उसका मेन रीज़न ये माना जाता है कि तीन चीज़ें एक साथ हुई थी, जैसे एस्टेरॉयड, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन, तीनों इकट्ठे हुए। इसकी वजह से सारी की सारी डाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हो गई थी। उसके बाद फिर से ये सब शुरू हुआ है, ये फिर से एक्सटिंक्ट होगा। पृथ्वी की ये साइकिल है, और 5 साइकिल्स तो अभी तक बायोलॉजिस्टों को पता चले हैं, हो सकता है इसके पहले कई साइकिल्स हों, ये तो अभी ट्रेस हुए हैं जस्ट। तो ऐसा कोई पहली बार नहीं होगा कि बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट होगी फिर से रिफॉर्म होगी। अर्थ का ये सिस्टम चलता रहता है, जैसे जैसे एजेस चेंज होती हैं वैसे वैसे कंसेप्ट चेंज होता रहता है। लेकिन इस बार की जो बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन होगा वो सबसे डिवास्टेटिंग होगा पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि पहले बार क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। इस बार जो लोग एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं वो उसका लॉस कर रहे हैं, परमानेंट लॉस कर दिया जाएगा अंदर से ही। बिल्कुल बहुत बड़े पैमाने पर डिफरेंट बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, इन लोगों के आंकड़े हैं, कोई बताता है कि इतनी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई है, कोई कितनी बताता है। सबकी फिगर्स डिफरेंट है, क्योंकि सबके मेजरमेंट के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर आप देखना चाहें तो इतना समझ लीजिए कि बहुत बड़े पैमाने पर हर 1 घंटे पे, हर एवरी आवर एक स्पीस लॉस हो रही है, हर घंटे एक स्पीस लॉस हो रही है। साल की 10,000 प्रजातियाँ खत्म हो रही हैं। यही आंकड़ा बहुत है ये समझाने के लिए कि हम कितने नुकसान की तरफ जा रहे हैं।
तो द थिंग इज बहुत तेज़ी से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। इस लॉस के बहुत सारे रीज़न, इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न अगर हम बात करें तो दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी तेज़ी से ज़मीन को हम चेंज करेंगे, एक तो घर बनाने के लिए, दूसरा अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। एग्रीकल्चर बढ़ाने का एक ही उपाय है, क्या रहेगा कि हम फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट करें एग्रीकल्चर लैंड में। और जितने ज़्यादा पैमाने पर हम लैंड यूज़ जो हो रहा है आज की डेट में उस प्रैक्टिस को चेंज करेंगे, उतने बड़े पैमाने पर हैबिटेट लॉस होगा। हैबिटेट जहाँ पे वो रहते, और हैबिटेट लॉस हो जाना मतलब मर जाना, खत्म हो जाना। सो द थिंग इज कि हैबिटेट लॉस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम नाउ अडेज। आप सड़कें बनाते हैं, डैम बनाते हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट में देखेंगे तो एलिफेंट कॉरिडोर्स होते हैं। देखो इनके अपने रास्ते होते हैं आने के जाने के। आपके मोबाइल से निकलने वाली रेस कोई लॉस नहीं करती है बर्ड को, सिर्फ इतना करती है कि उसको उसका रास्ता भटका देती है। और बर्ड अगर एक बार अपना रास्ता भटका अपने हैबिटेट तक नहीं पहुंचा वो मर जाएगा। तो द थिंग इज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हैबिटेट लॉस हो रहा है ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। फिर और बहुत सारे रीजंस हैं। पॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। बहुत तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसकी वजह से बहुत हाई लेवल पर जो स्पीसीज जितना का क्लाइमेट बेयर कर सकती हैं, उस लिमिट को जब हम रीच एक्सटेंड कर जाएंगे तो फिर वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। बहुत तेज़ी से आप देखेंगे कि चेंज किया जा रहा है डाइवर्सिटी को, मोनोकल्चर स्पीसीज प्रमोट की जा रही है। इसकी वजह से जंगलों की डाइवर्सिटी खत्म हो रही है, तो बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैल रही है, डिजीजेस, इन्फेक्शन, डिजीजेस। आए दिन टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से जंगलों में आग लग रही है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होते चला जा रहा है बहुत तेज़ी से। और हम बहुत तेज़ी से उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत भयंकर तरीके से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। लॉस होने से क्या होगा वो अभी आप समझोगे आगे के टॉपिक कि क्या क्या हमें मिल रहा है बायोडाइवर्सिटी की वजह से, और अगर वो लॉस हो गया तो किस तरफ पहुँच जाएंगे हम लोग। ठीक है, मॉल इन ऑल इतना समझ के चलिए कि अभी 6th एपिसोड होने वाला है, और अगर ये एपिसोड होता है तो ये बहुत ही ड्रास्टिक होगा प्रीवियस एपिसोड्स के कंपैरिजन में, और इसके मैक्सिमम रीजंस मैन मेड होंगे, नेचुरल नहीं। नेचुरल रीजंस की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, लेकिन मैन मेड रीजंस आर मोर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, यही इस टॉपिक में बताया गया है। नेक्स्ट, अब ये वन बाय वन बताया जाएगा कि किस तरह की स्पीसीज सबसे पहले एक्सटिंक्शन फेस करती है, जल्दी एक्सटिंक्ट होती है। स्पीसीज विद नैरो ज्योग्राफिकल रीजन्स, ये स्पीसीज बहुत तेजी से एक्सटिंक्ट होती हैं। क्यों? देखिए, ज्योग्राफी ने बहुत ही सिस्टमैटिकली स्पीसीज को डिवाइड कर रखा है। माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ये एक बाउंड्री बनाते हैं, बैरियर बनाते हैं। इसके आगे वो स्पीस नहीं जाती, उसके इधर ये स्पीसीज नहीं आती। इनकी वजह से ये क्या हो जाती है, एंडेमिक हो जाती है, एक पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड हो जाती है ना, वहीं पर टिक जाती है। ऐसी स्पीसीज जिनका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बहुत ही नैरो है, जो बाकी की जगहों पे नहीं पाई जाती, इनका ख़त्म हो जाना बहुत लाजमी है। छोटा सा कोई भी ज्योग्राफिकल या कोई भी नेचुरल फिनोमेना हो गया, अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाता है, मान लीजिए फॉरेस्ट फायर हो जाता है, मान लीजिए वॉल्केनो आ जाता है, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग कर रही है, इसके अलावा ये कहीं और पाई नहीं जाती, तो इनका ख़त्म होना लाजमी है। अगर ये ख़त्म हो गई तो जड़ से ही ख़त्म हो जाएंगे। तो जो भी स्पीसीज ज्योग्राफिकली बहुत ही नैरो एक्सपेंस तक सीमित है, वो बहुत जल्दी ख़त्म होती है, उनका एक्सटिंक्शन बहुत तेज़ी से होता है। इसलिए इन्हें एंडेमिक करार दे करके इनको प्रोटेक्ट करने के लिए नए कंसेप्ट शुरू हुए हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसके तहत वर्ल्ड लेवल पर कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD का एक कंसेप्ट है, 1992 में शुरू किया गया था। इसके तहत बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट करार दे दिया जाता है रीजन को, और वहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि वो किसी भी वे में इंडेंजर्ड ना रहे। जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गया आज की डेट में, वेस्टर्न घाट्स है इंडिया का, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय और अंडमान निकोबार, ये क्या है, देयर एंडेमिक रीजन, देयर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर यहीं पर पाई जाने वाली प्रजातियाँ मिलती हैं जो कहीं और नहीं है। तो एंडेमिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमें इन दुर्लभ प्रजातियों को बचाना होता है, इन रेयरेस्ट स्पीसीज को ही सेव करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज
स्पीसीज विद ओनली वन और फ्यू पॉपुलेशंस, सेम पहले वाले की तरह ही। जिस स्पीसीज की एक से या दो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशंस हों